A very good morning, dear students. Welcome to physics classes, class 11, यूनिट 3rd। बेटा आज जो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 3rd स्टार्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के बारे में कुछ हमने टर्म्स वहाँ पे डिस्कस की थी, जिसमें आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड सो ऑन। आज हम जो यूनिट 3rd स्टार्ट करने वाले हैं उसका जो फर्स्ट पार्ट होगा लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कुछ बेसिक टर्म्स आपको बिल्कुल यहाँ क्लियर होनी चाहिए। तो फर्स्ट टर्म आता है व्हाट इज ए फोर्स। फोर्स क्या होता है, सबको पता है बेटा फोर्स क्या है। It is a push or pull which tends to change state of rest or of motion or direction of motion। फोर्स एक पुल और पुश होता है जो ट्राई करता है क्या, स्टेट चेंज करने की। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसको मोशन में लाने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाने की कोशिश कर सकता है और उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। दैट पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। उसको क्या नाम दिया गया बेटा, फोर्स का नाम दिया गया, जो कि आपका बॉडी की स्टेट चेंज करने में हेल्प करेगा। ठीक है, रेस्ट पे है तो मोशन में लाने की कोशिश करेगा, मोशन में है तो रेस्ट पे लाने की कोशिश करेगा, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा। दैट पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की बात करें, फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में आपका फ्रिक्शनल फोर्स होता है। ठीक है, जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती है तो उनके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज़ द कांटेक्ट फोर्स। फील्ड और नॉन कांटेक्ट फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है बेटा, दो बॉडी होती है, एक का मास m1 और एक का मास m2 है। क्या ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है? नहीं है, लेकिन इनके बीच में क्या लगेगा बेटा, फोर्स लगेगा। उसको नॉन कांटेक्ट फोर्स की कैटेगरी में हमने रखा है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर फोर्स। तो ये कांटेक्ट फोर्स होता है, फील्ड और नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है और सर्कुलर फोर्स होता है, जिसमें आपका सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह आता है। फोर्स आपको पता है एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब फोर्स की एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन है तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ये पहले भी हमने डिस्कस किया था। फोर्स कैसा क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर। और किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए, किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो हमने पढ़ा था वहाँ पे एक टॉपिक वेक्टर के अंदर, दैट इज़ रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। किसी भी वेक्टर है उसको रिजोल्व कर सकते, उसको ब्रेक कर सकते कंपोनेंट्स में। ठीक है, जिनको क्या कहा गया था बेटा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया था। किसका नाम दिया था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर हम थोड़ा यहाँ डिस्कस करेंगे ताकि हमें आगे चल के दिक्कत ना आए। देखिए बेटा बड़े ध्यान से समझना। मान लीजिए कोई भी सरफेस है, पहले मैं समझाता हूँ। यहाँ पे ये कोई भी सरफेस है और यहाँ पे क्या रखी है आपने, कोई भी बॉडी रखी है जिसका मास कितना है बेटा, m। ठीक है, ये कोई भी सरफेस था और इस सरफेस के ऊपर ये ब्लॉक रखा हो जिसका मास है m। इसका वेट किधर लगेगा, mg। किस डायरेक्शन लगेगा बेटा, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, सबको पता है। और इसका नॉर्मल रिएक्शन किधर होगा बेटा, वर्टिकल अपवर्ड, सरफेस के नॉर्मल। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ये नॉर्मल रिएक्शन होता है ये सरफेस के क्या होता है बेटा, नॉर्मली होता है। ठीक है, यहाँ सरफेस हॉरिजॉन्टली है और इस बॉडी को यहाँ पे आपने प्लेस किया है, तो इसका वेट mg आपका वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के नॉर्मल, ये ध्यान रखना बेटा, अपवर्ड है। इतना क्लियर है। अब इस बॉडी को क्या किया आपने, इंक्लाइन कर दिया। क्या कर दिया आपने बेटा, इंक्लाइन। कुछ इस तरह से आपने इसको इंक्लाइन कर दिया। कितने एंगल पे बेटा, थीटा। m मास की बॉडी है तो वेट mg तो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस के नॉर्मली, तो इसकी पोजीशन अब बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड ना होके इतने ही एंगल पे, सेम एंगल पे यहाँ चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिए, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ बेटा, यहाँ पे ये सरफेस है। ठीक है, इनिशियली जो था m मास की बॉडी थी
वेट नीचे था mg और नॉर्मल रिएक्शन किधर था, वर्टिकल अपवर्ड सरफेस के नॉर्मली। अब ये दूसरा सिचुएशन क्या है, इसमें क्या है, ये जो सरफेस है ना बेटा उसको क्या कर दिया आपने, इंक्लाइन कर दिया इस तरह से, कितने एंगल पे, थीटा एंगल। पॉइंट क्लियर है, क्या कर दिया, सरफेस को इंक्लाइन कर दिया। अब यहाँ पे m मास का ब्लॉक रखा हो तो इसका वेट mg तो नीचे लगेगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल लाइन के साथ, किसके साथ बेटा, वर्टिकल लाइन के साथ कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। ये देखिए इस डायग्राम में शो कर रखा है नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर कोई भी आपके पास फोर्स है, मान लीजिए F फोर्स है, ठीक है, ये F फोर्स है और ये यहाँ पे एंगल आपका, चलो एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ मैं इसको। देखिए कुछ इस तरह से था आपके पास, ये एंगल कितना था, थीटा, ये वर्टिकल लाइन था, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन था, ठीक है। नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल इधर होगा n। पॉइंट क्लियर है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ गया n cos थीटा और यहाँ क्या चला जाएगा, n sin थीटा। पॉइंट क्लियर है। तो आपको बेसिकली क्या आना चाहिए बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आना चाहिए। अगर मान लीजिए ग्रेविटी की बात करें, वेट की बात करें, वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन था बेटा, ठीक है, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन था, इस लाइन के साथ ही कितना एंगल बना रहा है बेटा, थीटा एंगल बना रहा है। तो आपको रिजोल्यूशन में क्या पढ़ाया था, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वहाँ कॉस का टर्म जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन। तो इसका मतलब हुआ ये एंगल अगर थीटा है तो यहाँ पे जाएगा mg cos थीटा, वेट वेक्टर क्वांटिटी है बेटा, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ क्या जाएगा बेटा, mg sin थीटा। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे। तो ध्यान क्या रखना है, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वहाँ कॉस का टर्म और उसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, साइन का टर्म। एक और डायग्राम जैसे ये है, फोर्स मान लीजिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है, ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, एफ कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर क्या जाएगा, एफ साइन थीटा। ये डिफरेंट सिचुएशन लेके बेसिकली मैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो आपको एक बेसिक चीज़ आनी चाहिए, जिस लाइन के साथ एंगल बनेगा वहाँ पे कॉस का टर्म जाएगा और उसके परपेंडिकुलर साइन का टर्म जाएगा। ठीक है बेटा, कर दोगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, थोड़ा सा रिमाइंड कराया और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ आपने पढ़ा हुआ, 9th क्लास में ही पढ़ा था आपने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सभी हमें यहाँ डिटेल करने हैं, में स्टडी करने हैं। According to Newton's first law of motion, every body continues to its state of rest or uniform motion unless an external force acts upon it. अगर कोई भी बॉडी है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए, अगर मोशन में है तो मोशन में ही, जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। बट ये ध्यान रखना कि जो अप्लाइड फोर्स है, जो फोर्स आपने अप्लाई किया है, दैट शुड बी ग्रेटर देन अपोजिंग फोर्स। हो सकता है वहाँ पे कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स हो जो क्या कर रहा है, उसका अपोज कर रहा है, तो अप्लाइड फोर्स ज़्यादा होना चाहिए अपोजिंग फोर्स से, तभी उसकी स्टेट चेंज होगी। पॉइंट क्लियर है। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एवरी बॉडी कंटिन्यूस टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट दैट शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। वो अपोजिंग फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है। जैसे सिंपल है, फ्लोर है, उसके ऊपर कोई टेबल रखी है, पॉइंट क्लियर है, टेबल किस पे बेटा, रेस्ट पे। आपने थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स तो लगाया ना, लेकिन वो मूव नहीं किया, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो अगर आपको
उसको मोशन में लेके आना है, तो जो आपने अप्लाइड फोर्स है आपका वो ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शनल फोर्स से। इसलिए यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है कि अप्लाइड फोर्स शुड बी ग्रेटर देन द अपोजिंग फोर्स। इनर्शिया आपने पढ़ा है, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। द इनएबिलिटी ऑफ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, किसी भी बॉडी की एबिलिटी होती है कि वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहता। पॉइंट क्लियर है? सो अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा, अगर वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो व्हाट इज इनर्शिया? द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। उसको क्या कहा गया बेटा? इनर्शिया कहा गया है। तीन तरह की इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है? अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, ठीक है, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करो। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? अगर कोई भी बॉडी एक पर्टिकुलर अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहा है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। सो वन इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वन इज इनर्शिया ऑफ मोशन, वन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the external applied force on the body। अगर हम बात करें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, रेट ऑफ चेंज कि मोमेंटम चेंज तो हो रहा है किस रेट के साथ। मोमेंटम क्या होता है कि कोई भी बॉडी है उस कितना मोशन कंटेन्ड है उसके बारे में क्या कौन बताता है? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P=mv। प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी यहाँ वेक्टर को है। पॉइंट क्लियर है? तो P=mv। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, कोई भी बॉडी है तो उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स। जितना ज़्यादा आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। पॉइंट क्लियर है? तो P क्या था यहाँ पे? मोमेंटम, M क्या है? मास, V क्या है? वेलोसिटी। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp/dt। dp/dt का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला अभी बताया मैंने। P क्या होता है? mv प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का। तो F प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया तो K रखा dp/dt। K की वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो F=dp/dt। पॉइंट क्लियर है? F=dp/dt। मोमेंटम का फॉर्मूला mv, ठीक है। मास तो उस बॉडी का कांस्टेंट तो बाहर आ गया तो m इज इंटू dv/dt। dv/dt को क्या बोलते हैं बेटा? एक्सेलरेशन। सो F=ma। F क्या है यहाँ पे? फोर्स, m क्या है? मास ऑफ द बॉडी, a क्या है यहाँ पे? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो न्यूटन सेकंड लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो F=mv और F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dp/dt। ध्यान रखना दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, दोनों यूज होंगे आपके, बार बार यूज होंगे। सो F=ma। फोर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ से यूनिट भी हम डिफाइन करेंगे। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा? न्यूटन होती है। और सीजीएस यूनिट क्या होती है बेटा? डायन होती है। सो 1 न्यूटन को आपको डिफाइन करना है यहाँ पे। फिर से रिपीट करो मैं, ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या बताया गया बेटा? आपको न्यूटन बताया गया है। सीजीएस यूनिट क्या बताई गई है? डायन बताई गई। 1 न्यूटन को डिफाइन करना है बेटा आपको, ठीक है। देखिए इस फॉर्मूले से हम डिफाइन करेंगे F=ma। 1 न्यूटन दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। सिंपल सी एक बात है, मास कितना बॉडी का? 1 kg है।
और एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसके लिए कितने फोर्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी, उसको 1 न्यूटन कहा गया है। पॉइंट क्लियर है। 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 kg। पॉइंट क्लियर है। डायन की बात करें, 1 डायन दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। सिंपल सी बात है, सीजीएस में चल रहा है तो मास भी सीजीएस में होगा और एक्सेलरेशन भी सीजीएस में। सो मास इन सीजीएस 1 ग्राम, एक्सेलरेशन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। So 1 डायन that much force which produce an acceleration of 1 centimeters per second square in a body of mass 1 kg। पॉइंट क्लियर है। F इजिकल टू, देखिए बेटा आपके पास है एम ए, ठीक है। इफ एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब क्या, फोर्स 0 है। इसका मतलब ये हुआ, दिस इंडिकेट दैट इफ एक्सेलरेशन इज 0, अगर एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब जो बॉडी है वो मूव कर रहा है किसके साथ, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है इन अब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आपको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए, कौन सा मोशन चाहिए आपको, एक्सेलरेटेड मोशन, तो वहाँ पे क्या चाहिए आपको बताइए। क्लियर है बेटा। अगर आपको एक्सेलरेटेड मोशन चाहिए तो उसके लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, प्रूव दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। बेसिकली जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसको रियल लॉ कहा गया है, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि बेटा जो न्यूटन सेकंड लॉ है उसकी हेल्प से आप न्यूटन फर्स्ट लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं और न्यूटन थर्ड लॉ को भी डिफाइन कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। न्यूटन सेकेंड लॉ इज रियल लॉ, क्योंकि इसके हेल्प से आप न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ दोनों को डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स न्यूटन फर्स्ट लॉ। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, और एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड, इसका मतलब फोर्स कितना, 0, तो m इंटू ए कितना होगा, 0। अब मास तो 0 हो नहीं सकता, तो किसको 0 होना पड़ेगा बेटा, एक्सेलरेशन को। मतलब अगर आपने कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। पॉइंट क्लियर है। सो इसका मतलब फॉर एक्सेलरेटेड मोशन आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना ही करना पड़ेगा। न्यूटन सेकेंड लॉ कंटेन्स न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है। इसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ को भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए कैसे, न्यूटन्स थर्ड लॉ सबको पता है, क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन आर एक्टिंग ऑन द डिफरेंट बॉडी, ठीक है। एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, बट वो दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेगा। लेट अस कंसिडर टू बॉडीज m1 and m2 having initial velocity v1 and v2 in any isolated system. When there are contact with each other, then f12 and f21 are force exerted by a and b। इसका मतलब क्या है, देखो F12 का मतलब है बेटा फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F21 का मतलब है बेटा फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। कहने का मतलब क्या है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर दो बॉडी, एक m1 है और दूसरा m2 है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं और उनका वेलोसिटी कितना है, v1 और v2। सो F12 का मतलब है फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड, F21 का मतलब है फोर्स ऑन सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट। तो F12 इज इक्वल टू क्या होगा, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकेंड dp1 बाई dt। F21 कितना होगा बेटा, dp2 बाई dt। dp1 बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फर्स्ट, dp2 बाई dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सेकेंड। व्हेन F नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, डी पी बाई डी टी किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। सो
dp1/dt प्लस dp2/dt इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा 0। पॉइंट क्लियर है। सेपरेट कर लीजिए dp1/dt प्लस dp2/dt इज इक्वल टू 0। इसका मतलब dp1/dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dp2/dt। dp1/dt f12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ f21। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी। पॉइंट क्लियर है, कर दोगे तो न्यूटन सेकंड थर्ड लॉ का स्टेटमेंट भी हो गया आपका यहीं पे। क्या, इट स्टेट्स दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एफ बी इज फोर्स एक्सर्टेड बाई ए ऑन बी या फोर्स एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। एफ ए बी फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, तो एफ ए बी इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ एफ बी ए। 1 2 लिख लो, ए बी लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या, एक्शन रिएक्शन ऑलवेज ऑन डिफरेंट बॉडी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोनों अलग अलग बॉडी पे लगेगा, एक पे लगा तो एक बी पे लगेगा। एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि डिफरेंट बॉडी पे लग रहे हैं। और एक्शन होगा तभी क्या होगा बेटा, रिएक्शन होगा। पॉइंट क्लियर है। तो ये आपका न्यूटन फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ था यहाँ पर।